गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, और उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो या तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं या जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इससे पहले आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे बिजनेस स्टडी के, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की सीरीज डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने क्या किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बनती हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में क्या कर दी है, रिकॉर्ड कर दी है। और अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ इस चैप्टर को डिटेल के अंदर एक एक चीज को उन वीडियोस के अंदर जाकर देखो और फिर आके इन केस स्टडी को सॉल्व करो, तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर के बारे में क्या हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। एक बार पूरे चैप्टर का क्या ले ले, एक ओवरव्यू ले ले कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है किसको मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना। और ये किसका काम होगा, फाइनेंशियल मैनेजर का काम होगा। तो वो फाइनेंस को क्या मैनेज करेगा फाइनेंस के अंदर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब पैसे को इतना अच्छे से यूटिलाइज करें, जो कंपनी के पास सोर्सेज हैं उन पैसे को इतना अच्छे से यूटिलाइज करें कि उससे ज्यादा कंपनी को बेनिफिट मिले और जो पैसा लिया है वो कम से कम कॉस्ट में लिया जाए, ताकि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ को क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है उस पैसे को ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस से ले कि जो उसको बहुत ज्यादा क्या पड़े, चीप एंड बेस्ट मिले, जिसमें रिस्क भी क्या हो, बिल्कुल कम हो, और उस फाइनेंस को इतने अच्छे से यूटिलाइज करे ताकि कंपनी क्या करे, फ्यूचर में ग्रोथ करे, प्रॉफिट कमाए और अपने जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये किसका काम होगा, फाइनेंशियल मैनेजर का काम होगा। तो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर को कितने डिसीजन लेने पड़ते थे, 3 डिसीजन लेने पड़ते थे। पहला कौन सा डिसीजन था, इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि भाई पैसा जो है उसको कहां खर्च करें, किस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर खर्च करें। और सारे हम फैक्टर देखते थे कि उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर खर्च कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का रिटर्न क्या मिलेगी, कितना रिस्क है उसके अंदर, क्या कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोजेक्ट की, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन सोच लिया कि किस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, फिर हम देखते थे उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो मैनेजर को कौन सा डिसीजन लेना पड़ता था, फाइनेंसिंग डिसीजन, कि भाई पैसा कहां से आएगा, इक्विटी से आएगा सारा का सारा पैसा या डेट से आएगा। तो कौन सा सोर्स कंपनी को बढ़िया मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड हमारे पास क्या था, डिविडेंड डिसीजन। थर्ड क्या था, डिविडेंड डिसीजन, कि चलो कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, तो अब उस पैसे से कंपनी क्या करे, जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उस पैसे का क्या करे, या अपने शेयर होल्डर में बांटे या फर्दर ग्रोथ के लिए क्या करे, यूटिलाइज करे। तो ये सारा कुछ कौन देखेगा, फाइनेंशियल मैनेजर देखेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी के शेयर होल्डर का क्या हो सके, वेल्थ का इंप्रूव हो सके। चलो इसके बाद क्या आता था, इसके बाद आता था हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है ना। क्या आता था, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जिसमें ये देखना होता था कि जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी के पास फंड क्या हो, अवेलेबल हो। तो फाइनेंशियल जो मैनेजर होगा वो इतने अच्छे से प्लानिंग करेगा फाइनेंस की कि जब भी कंपनी को चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा खर्चा हो उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो, प्रॉपर अवेलेबल हो, और जो पैसा है वो फालतू में कंपनी का वेस्ट ना जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी 20-50-100 करोड़ का लोन लेकर रख ले या डिवेंचर लेकर रख ले लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज ना करे ना। बिल्कुल प्रॉपरली इतने अच्छे से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तभी आपके पास वो पैसा क्या हो, अवेलेबल हो, पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते थे, उसके बाद आता था कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब से होनी चाहिए, डेट ज्यादा होना चाहिए या इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करते थे कि डेट में ज्यादा फायदा। कई बार क्या होता था कि अगर डेट सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, सस्ते रेट मतलब अगर हमें डिबेंचर मिल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, मतलब कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न ज्यादा मिल रही है लेकिन जो डेप्ट है, जो लोन है, वो उससे कम रेट पे मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा डेट प्रेफरेबल था, जिसको हम बोलते थे लेवरेज, कि फर्म लेवरेज करती है ज्यादा, ठीक है। या बोलते थे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि कंपनी को फायदा होता था जब ज्यादा से ज्यादा कंपनी के पास क्या होता था, डेट होता था, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होती थी, बढ़ती थी, अर्निंग पर शेयर बढ़ता था, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा क्या लिया जाए, इक्विटी लिया जाए, कि रिस्क किसमें ज्यादा है और प्रॉफिट किसमें ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी क्या देखती थी, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, और जब आपने पैसा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है या वर्किंग कैपिटल में देखना है तो किन किन चीजों का, किन किन फैक्टर्स का क्या रखना है, ध्यान रखना है। वो सारा कुछ हमने ये चीजें किसमें पढ़ी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ी थी।
तो ये तो था एक चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि REI एग्रो फूड लिमिटेड इज अ फेमस मल्टीनेशनल कंपनी, कि वो एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है। मिस्टर SK नेगी इज फाइनेंस मैनेजर। जो उस SK नेगी है वो उसका क्या है, फाइनेंस मैनेजर। And he is making efforts to increase the market value of capital invested by the equity shareholder। और वो क्या एफर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया हुआ है ना, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। He already knew that it could be possible only, उनको पता था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, व्हेन द प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तभी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। और प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज ओनली इफ फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन आर टेकिंग ऑप्टिमली। और शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा, जब ये तीनों डिसीजन क्या लिए जाएंगे, अच्छे से लिए जाएंगे। और ही डिड द सेम, उन्होंने ये किया और सक्सेस भी उनको मिली। तो किस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि मेन काम क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्यों करी जा रही थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर किस ऑब्जेक्टिव की बात करिए, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। बिकॉज जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई भी काम किया जाता है कंपनी के अंदर, उनका मेन मोटिव तो क्या होता है, जो उनके शेयर होल्डर है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनकी वेल्थ को क्या करना, इंप्रूव करना। और वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जब शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा। तो क्या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड था, नहीं। क्या सेफ्टी ऑफ फंड था, नहीं। अवॉइडिंग एडल्ट फाइनेंस था, नहीं। तो मेन क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। तो मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ को बढ़ाना। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉफिट को इंप्रूव करना, फंड को प्रॉपर यूटिलाइज करना। ये सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। चलो अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास क्या है कि PVR इज अ रिनाउंड मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर इन इंडिया। जो PVR सबको पता है एक अच्छा मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर है। इट ऑन्स 254 स्क्रीन्स इन 52 प्रॉपर्टीज एंड 24 लोकेशन इन द कंट्री। मतलब अच्छी खासी स्क्रीन्स है उसके पास 24 लोकेशन के ऊपर कंट्री की। और दैट देयर इज मोर ग्रोइंग ट्रेंड अमंग द पीपल टू स्पेंड मोर ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम इन एंटरटेनमेंट। और उन्होंने क्या देखा कि लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना डिस्पोजेबल इनकम मतलब अपने पैसा को खर्च कर रहे हैं किसमें, इंटरटेनमेंट के अंदर। तो कंपनी ने क्या प्लान किया, कंपनी प्लान टू ऐड मोर स्क्रीन एट एग्जिस्टिंग लोकेशन एंड स्टार्ट एट न्यू लोकेशन ऑल्सो। तो कंपनी ने प्लान क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन को ऐड किया जाएगा, मतलब और काम बढ़ाया जाएगा, और नई लोकेशन के अंदर भी क्या खोले जाएंगे, PVRs खोले जाएंगे। दे ऑल्सो प्लान टू ऐड फूड चेन ऑल्सो एट देयर लोकेशन। उन्होंने और क्या प्लान किया कि फूड चेन भी ओपन करेंगे। द कंपनी प्लान टू फ्लोट इक्विटी शेयर इन द मार्केट टू रेज द डिजायर्ड कैपिटल। तो कंपनी ने क्या प्लान किया कि भाई जो ये पैसा इन सब के लिए आएगा वो कैसे आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से आएगा, इक्विटी शेयर इशू करने से आएगा। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया और सब लोगों ने पैसा भी दे दिया, फुली सब्सक्राइब हो गया, कंपनी के पास पैसा भी आ गया। तो अब ओवर द ईयर जब कंपनी ने काम शुरू किया, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट क्या हुए, लगातार बढ़े, और जिससे कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया, और मार्केट प्राइस भी शेयर का क्या हो गया, कई गुना बढ़ गया। तो इस केस स्टडी में हमसे क्या पूछा, बताना क्या हमें, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन बाय कोटिंग द लाइन। तो देखो कितने डिसीजन होते हैं, 3 डिसीजन होते हैं। पहला कौन सा था, इन्वेस्टिंग डिसीजन, मतलब कंपनी किसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन ले लिया था उन्होंने, क्या, ऐड मोर स्क्रीन, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन करेगी न्यू लोकेशन के अंदर, तो अच्छा खासा पैसा लगेगा। तो इस लाइन से हमें किसके बारे में बात पता चली, इन्वेस्टिंग डिसीजन। सेकंड डिसीजन कौन सा होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन की, मतलब इस डिसीजन के लिए पैसा कहां से आएगा। तो ये भी कंपनी ने लिया था, क्या, कि इक्विटी शेयर इशू करेगी कंपनी मार्केट के अंदर, क्या इशू करेगी, इक्विटी शेयर। तो इसके बारे में पता चल गया। अच्छा थर्ड डिसीजन क्या था, डिविडेंड, क्या कंपनी ने डिविडेंड बांटा या ग्रोथ पे लगाया, यस, कंपनी ने हायर डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये कौन सा डिसीजन था, डिविडेंड डिसीजन। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रिजुल भट्टाचार्य आफ्टर लीविंग हिज जॉब वांटेड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद हिज सन। मतलब रिजुल भट्टाचार्य ने अपनी जॉब छोड़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी अपने बेटे के साथ शुरू करने का सोचा। एंड हिज सन वाज कीन दैट कंपनी में स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन विद सम यूनिक फीचर। मतलब उसका बेटा क्या चाहता था कि कंपनी मोबाइल फोन बनाए और उसके फीचर क्या हो, यूनिक हो। बट रिजुल भट्टाचार्य फील दैट मोबाइल फोन आर प्रोन टू क्विक ऑब्सोलेंस एंड हैवी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट would be required regularly in the business। मतलब रिजुल भट्टाचार्य को क्या पता था कि भाई जो मोबाइल फोन बनाएगा ना, उसकी एक तो ऑप्शनल बहुत जल्दी खराब हो जाता है उसकी टेक्नोलॉजी, और दूसरा उस पर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से उसने क्या किया, अपने बेटे को कन्विंस कर लिया, किसके लिए, फर्नीचर बिजनेस के लिए। तो
अब इसके अंदर उन्होंने क्या देखा है, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो बात तो इसमें फिक्स कैपिटल की हो रही है कि उनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने ये देखना है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है कहां पर करें, प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना है ना। तो उन्होंने देखा विच मेड रिजुल भट्टाचार्य टू चूज फर्नीचर बिजनेस, मतलब किस वजह से उन्होंने मोबाइल के अलावा फर्नीचर बिजनेस को चुना, किस कारण से, किस फैक्टर से जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट किया। कौन सा फैक्टर था वो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्योंकि उनको पता था कि लगातार मोबाइल के अंदर क्या होता है, रिजुल भट्टाचार्य को पता था कि लगातार मोबाइल कंपनीज के अंदर टेक्नोलॉजी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिससे किसका नुकसान है, जिससे उनकी फिक्स कैपिटल, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, इतना पैसा उनके पास नहीं है। तो उन्होंने अपने प्लान को शिफ्ट किया इस फैक्टर को देखकर। कौन से फैक्टर को देखकर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में सोचा, तो उन्होंने फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अपने कहां पर शिफ्ट कर दिया, फर्नीचर बिजनेस में शिफ्ट कर दिया। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ प्रकाश लिमिटेड, मिस्टर रजनीश जो कंपनी का सीईओ था, पुट द एक्सपेंशन प्लान फॉर द कमिंग ईयर, मतलब उन्होंने एक एक्सपेंशन प्लान बनाया कि कैसे कंपनी ग्रोथ करेगी बिफोर शेयर होल्डर एंड आस्क फॉर सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस टू फाइनेंस मैनेजर, मतलब शेयर होल्डर को बताने से पहले उन्होंने अपने फाइनेंस मैनेजर से पूछा कि भाई जो हम ये सोच रहे हैं ना, इसके बारे में पैसा कहां से आएगा। एंड फाइनेंस मैनेजर मिस्टर कांत, उन्होंने क्या प्रपोज किया कि इश्यू ऑफ डिबेंचर रेदर देन इक्विटी। उन्होंने बोला कि भाई डिबेंचर इशू करेंगे, इक्विटी इशू नहीं करेंगे, और इसके पीछे का कारण भी बताया कि डिबेंचर क्यों इशू करेंगे, दे कैन बी पेड बैक व्हेनेवर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इज ओवर। तो उन्होंने बताया कि डिबेंचर को जब मर्जी पे कर दो, जब उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। देखो डिबेंचर क्या होता है, एक तरीके से वो लोन होते हैं जो कंपनी ने पब्लिक से ले रखा है, तो जब भी कंपनी की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, कंपनी उसको क्या कर देती है, रिडीम कर देती है। लेकिन इक्विटी शेयर तो वापस नहीं किए जा सकते ना। तो इन द केस विच कंपोनेंट इज अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन उन्होंने लिया, इक्विटी के बजाय डिबेंचर लिया, तो किस चीज ने इफेक्ट कर दिया उसको, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या वो महंगा पड़ रहा था, नहीं। किसने इफेक्ट किया, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि डिबेंचर में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मर्जी आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। क्या इक्विटी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं है। क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्हें किया, नहीं। रिस्क ने किया, नहीं। तो इसमें कौन सा फीचर किसने इफेक्ट किया, फ्लेक्सिबिलिटी ने अफेक्ट किया। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कोबी लिमिटेड इज एन 87-year-old रेप्यूटेड कंज्यूमर गुड कंपनी। ये कोबी लिमिटेड जो है वो 87 ईयर पुरानी एक कंज्यूमर गुड कंपनी है। मतलब वो कंज्यूमर गुड क्या होते हैं, जो हम लोग आम कंज्यूम करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो इट इज नोन फॉर ऑफरिंग गुड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। क्या बनाती है वो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और एक अच्छे प्राइस पे देती है। इट हैज ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, तो उसकी पूरे के पूरे इंडिया के अंदर क्या है, ब्रांचेस हैं, और अच्छा शेयर होल्डर बेस है। शेयर होल्डर डिजायर दैट सम डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि डिविडेंड पे किया जाए, जो उन्होंने पैसा लगाया है ना, कि कुछ ना कुछ डिविडेंड उन्हें मिले। एंड कंपनी मैनेजमेंट अंडरस्टैंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द शेयर होल्डर हैप्पी, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर शेयर होल्डर हैप्पी है तो कंपनी हैप्पी है। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी दे डिक्लेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट रेदर देन इन्वेस्टिंग द होल एज रिटेन अर्निंग। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा हर साल डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, सारा पैसा रीइन्वेस्ट नहीं करते। तो किस फैक्टर, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, मतलब किस वजह से डिविडेंड दिया जा रहा है, किस फैक्टर की वजह से कंपनी ने चूज किया कि डिविडेंड दो, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। किसकी वजह से, शेयर होल्डर प्रेफरेंस की वजह से। बिकॉज शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ डिविडेंड मिल जाए, उनके उस कंपनी के शेयर होल्डर ऐसे ही हैं, तो उसकी प्रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू कर दिया कुछ कुछ। चलो, तो किस फैक्टर ने इफेक्ट किया डिविडेंड देने के लिए कंपनी को, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सनफ्लैग आयरन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील एट इट्स प्लांट इन इंडिया। कि एक सनफ्लैग आयरन लिमिटेड है, वो अपने इंडिया के अंदर स्टील मैन्युफैक्चर करती है। इट इज इंजॉइंग इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स स्टील एज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज अबाउट 8%। तो उसको क्या लगा कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, बिकॉज देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 8% के हिसाब से बढ़ रही है। एंड इट इज प्लानिंग टू सेट अप न्यू प्लांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज डिमांड। और वो क्या चाहती है कि नया प्लांट लगाए, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, स्टील की डिमांड बढ़ेगी, तो अभी उसकी जो कैपेसिटी है वो फुलफिल कर ली जाए। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर अबाउट 4,000 crore फॉर सेटिंग अप ऑफ प्लान एंड अबाउट 6 crore फॉर अदर एक्सपेंसेस टू स्टार्ट द न्यू प्लांट। मतलब उन्होंने क्या देखा कि उनको 4,000 करोड़ की जरूरत है प्लांट को सेटअप करने के लिए, और 600 करोड़ किसके लिए रिक्वायरमेंट है, छोटे मोटे खर्चों के लिए। टू कलेक्ट द अबव मेंशन फंड
द सोर्सेज टू बी यूज्ड एंड द क्वांटिटी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स हैड टू बी कंसीडर्ड। मतलब इसके लिए उन्होंने क्या देखा कि किस किस तरीके के उनके पास क्या है, सोर्सेज मिलेंगे और कितनी कितनी क्वांटिटी में वो पैसा मिल जाएगा। तो किस कॉन्सेप्ट के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं फाइनेंसिंग, वो सिर्फ अभी देख रहे हैं कि भाई कौन सा शेयर्स अवेलेबल है। तो वो देख रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर उनकी किस हिसाब से हो सकती है, क्या सारा का सारा डेट लें, ये सारा का सारा इक्विटी लें, या इन दोनों का क्या बनाए, एक मिक्सचर बनाए। तो वो इसके हिसाब से देखेंगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर वो अपने फिर देखेंगे क्या रिस्क है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रेगुलरली है, कैश फ्लो क्या है प्रोजेक्ट का, ठीक है ना। वो सारा कुछ देख के अपनी वो कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। लेकिन इस चीज के बारे में इसके अंदर क्या बोला गया हमें, आइडेंटिफाई द अबव डिस्कस कंसेप्ट। तो किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर किस हिसाब से हो कंपनी, तो कैसे पता चला मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, टू कलेक्ट द अबव मेंशन फंड, द सोर्स टू बी यूज्ड, कौन सा सोर्स यूज किया जाए, एंड द क्वांटिटी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स हैड टू बी, मतलब कितनी क्वांटिटी में भी हो, ठीक है ना, कौन सा सोर्स हो और कितनी क्वांटिटी में भी हो, दोनों के बारे में। तो ये किसके बारे में बात कर दी, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर ही हमें बताता है ना कि डेब्ट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा, ठीक है ना, वही बताता है क्वांटिटी कितनी होगी उसकी। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर में कई बार कंफ्यूजन होती है। फाइनेंसिंग डिसीजन सिर्फ क्या बताते हैं कि पैसा कहां से आएगा, डेट से आएगा या इक्विटी से आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी बनेगी वो डिसाइड कौन करेगा, हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एरियल ऑटोमोबाइल लिमिटेड हैज मेड अ डिटेल्ड प्लान एनालाइजिंग द मिनट्स minute financial needs of the firm in the coming 6 month। मतलब जो फाइनेंस मैनेजर था ना एरियल ऑटोमोबाइल लिमिटेड का, उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया, मतलब छोटा सा छोटा फाइनेंशियल नीड, छोटा सा छोटा पैसा जो भी लगेगा उसके बारे में भी उन्होंने क्या किया, डिटेल प्लान बनाया कि अगले 6 महीने में छोटे से छोटा खर्चा भी कंपनी का क्या होगा। He also analyzed the sources from where such fund requirement will be met। और उन्होंने ये भी देखा कि वो पैसा कहां से आएगा। तो नेम द प्रोसेस द फाइनेंस मैनेजर इज इन्वॉल्व। तो किस प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि जब फाइनेंशियल मैनेजर प्लान करे कि कंपनी को कितने फंड की रिक्वायरमेंट है अगले साल 2 साल या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो छोटा सा छोटा लेकर बड़े से बड़ा अकेला एक एक पैसे के बारे में वो पहले ही डिटेल में लिख लें कि कंपनी को इस टाइम पे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और ऐसे वो पैसा कहां से वो पैसा आएगा। तो दैट इज द कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की गई। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एबीसी लिमिटेड हैज अ डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, 3:1, यानी कि डेट कितना है 3, तो इक्विटी कितनी है 1, मतलब डेट ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है इक्विटी से। और XYZ लिमिटेड हैज डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब XYZ दोनों की उसकी डेट इक्विटी रेशियो कैसी है 1:1, जितना डेट है उतना ही क्या है इक्विटी है। तो नेम द एडवांटेज ABC लिमिटेड विल हैव ओवर XYZ लिमिटेड व्हेन द कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। देखो क्या बोला उन्होंने कहा कि एबीसी लिमिटेड के पास डेट ज्यादा है, ये हमें दिख रहा है कि डेट 3 गुना ज्यादा है इक्विटी से। तो एबीसी लिमिटेड को कब फायदा होगा, कब उसको एडवांटेज मिलेगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, मतलब जो जिस रेट के ऊपर उन्होंने डेट लिया है ना, लेट्स से उन्होंने डिबेंचर डेट लिया है 9% रेट के ऊपर, और जो उनका रेट ऑफ रिटर्न है, जो उनको इनकम आ रही है वो आ रही है लेट्स से 15% आ रही है। तो इस केस में कंपनी का एबीसी लिमिटेड का क्या होगा, अपर हैंड होगा। बताओ क्यों होगा, बिकॉज देखो इसके अंदर किस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, इसके अंदर बात की जा रही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। किसकी बात की जा रही है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में बात की जा रही है। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, देखो क्या होता है, जब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया और उससे आपको रिटर्न कितनी आ रही है 15% आ रही है, लेकिन जो आपने लोन उठाया था वो कितना उठाया था 9% के हिसाब से उठाया था। तो इट मींस जितना ज्यादा आप डेट लोगे ना, उतना ज्यादा ही कंपनी के शेयर होल्डर के लिए क्या है फायदा है, उतना ही ज्यादा क्या है कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट होता है। क्यों, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब आपको एक चीज के ऊपर 15% मिल रहा है, लेकिन आपने उस पैसे को लिया कितना था 9% के हिसाब से। तो जितना ज्यादा आप डेट लोगे उतना ज्यादा कंपनी को क्या मिलेगा, कंपनी के शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा।
तो इसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि जितना ज्यादा डेट फायदेमंद फायदे दे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो एबीसी लिमिटेड को किस चीज के एडवांटेज मिलेगी, एबीसी लिमिटेड के पास डेट क्या है, ज्यादा है, और जो डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, वो कम था एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एबीसी लिमिटेड को क्या है, फायदा है, किससे फायदा है, एक्सवाईजेड लिमिटेड, क्योंकि एक्सवाईजेड लिमिटेड के पास तो 1:1 जितना डेट है उतना इक्विटी है, लेकिन अब एबीसी लिमिटेड के पास क्या है, डेट 3 गुना ज्यादा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया उसका, लो हो गया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है उससे, मतलब कमाई ज्यादा हो रही है और देना कम पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। और किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है उसको, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिससे उनके शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्टील ऑन एंटरप्राइज इज मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी स्टील यूटेंसिल्स। मतलब एक स्टील ऑन एंटरप्राइजेस वो क्या बनाती है, अच्छे तरीके के स्टील यूटेंसिल्स बनाती है। द डिमांड फॉर स्टील यूटेंसिल इज राइजिंग एज पीपल आर गेटिंग अवेयर दैट प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखो डिमांड बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि प्लास्टिक सेहत के लिए क्या है अच्छी नहीं है। दिस हैज टू लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील यूटेंसिल्स, मतलब स्टील से जो स्टील के बर्तन थे उसकी डिमांड, उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि लोगों को पता चल गया, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। टू इनकरेज सेल्स बढ़ाने के लिए स्टील ऑन एंटरप्राइज डिक्लेयर्ड अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मतलब क्रेडिट पॉलिसी उन्होंने क्या अपनाई, लिबरल, विच अलाउ 3 month क्रेडिट टू इट्स होलसेल बायर। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो भी हमसे होलसेल में माल खरीदेगा हम उसको 3 महीने तक का उधार दे देंगे। इन द लाइट ऑफ द अबव आइडेंटिफाई द 2 फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील। देखो अब इन चीजों को देखकर बताओ कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो किस फैक्टर को देखकर चुननी पड़ेगी, सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस और दूसरा क्रेडिट अलाउड। तो 2 फैक्टर के बारे में बात की है। देखो पहला फैक्टर तो क्या था, बिजनेस किस चीज का था, स्टील का था। तो अभी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को किस फैक्टर ने इफेक्ट किया, इस कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस ने इफेक्ट किया कि भाई कंपनी का जो बिजनेस है वो किसका है, स्टील का है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि कंपनी जो है वो क्रेडिट 3 महीने का अलाउड कर रही है, मतलब कंपनी के पास इतना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए कि 3 महीने तक काम चल जाए, क्योंकि 3 महीने तो उधार ही दे रही है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इसने भी क्या किया, अफेक्ट किया, इस फैक्टर ने भी। और थर्ड स्केल ऑफ ऑपरेशन, अब कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो बड़े लेवल पे काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये 3 जो थे हमारे पास फैक्टर थे जिन्होंने किसको अफेक्ट किया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील ऑन लिमिटेड, यानी कि स्टील ऑन लोन लिमिटेड वर्किंग कैपिटल ज्यादा रख रही है। क्यों रख रही है, क्योंकि इन 3 फैक्टर्स की वजह से रख रही है, नेचर ऑफ बिजनेस, क्रेडिट अलाउड एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एविक इज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ मास लिमिटेड। जो एविक है वो क्या है, फाइनेंस मैनेजर है, किसका, मास लिमिटेड कंपनी है। इन द करंट ईयर द कंपनी अर्निंग हाई प्रॉफिट, however Avi thinks that it is better to declare smaller dividend as he is unsure about the earning potential of the company in the coming year। मतलब इस केस के अंदर उन्होंने क्या बोला, जो अविक है वो मास लिमिटेड कंपनी का है, और उसने क्या बोला कि भाई इस साल का प्रॉफिट तो अच्छा हुआ है, लेकिन जो डिविडेंड है वो क्या दो, कम दो, स्मॉल दो। क्यों, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में शायद इतना डिविडेंड ना हो, ठीक है ना। तो इस वजह से एक कॉन्टिन्यूस डिविडेंड बना के रखो। तो अ वीक चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फैक्टर। देखो किसके ऊपर उन्होंने डिविडेंड डिसीजन स्मॉल रखने का फैसला किया, स्टेबिलिटी। उन्होंने क्या बोला कि हर साल प्रॉफिट ज्यादा हो, ये जरूरी नहीं है, तो इस साल हम ज्यादा दे दे अगले साल कम दे दे तो स्टेबिलिटी मिस हो जाएगी। तो अविक ने क्या बोला कि स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखो, तो स्टेबिलिटी फैक्टर था जिसने उसको इतना लिमिटेड कम डिविडेंड देने के लिए क्या किया, मजबूर किया। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड स्पेशलाइज इन ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब वो किसके अंदर स्पेशलाइज है, फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट हैज अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, अच्छी खासी रेपुटेशन है, एज इट डिलीवर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द राइट टाइम एट द राइट स्टेट। मतलब मतलब सही जगह पर सही टाइम पे सही प्लेस के ऊपर वो बहुत जल्दी से क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं अपने फूड्स को। स्टेट द रीजन विल द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस विल बी हाई। देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट करती है, तो देखो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उनकी,
उनका कोई फ्रूट और वेजिटेबल का काम तो है नहीं, तो उनको इतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी, तो उनकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, कम होगी। बिकॉज जो रिलायबल ट्रांसपोर्ट है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना होकर कौन सी कंपनी है, सर्विस कंपनी है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या है, लो होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का खुद का काम होता फिर वो करते, लेकिन अभी तो क्या है, फिक्स कैपिटल की, उनके मेन काम किसका होगा, ट्रकों का होगा। वर्किंग कैपिटल उनके लिए क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, पेट्रोल भी उनका क्या है, थोड़ा मोटा खर्चा ही होगा, ठीक है ना। तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। चलो, तो ये थी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो या तो पिछले साल के अंदर इस चैप्टर में से आ चुकी हैं या इन फ्यूचर ये बोर्ड के अंदर आपके लिए क्या होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो को देखें, अच्छे से उसको समझे और फिर आके केस स्टडी को सॉल्व करें, तो आपको चैप्टर ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।